तो चलिए आज हम लोग रोटेशन के दूसरे लेक्चर में, पिछले क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास और इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ और बात जान लेंगे और फिर कुछ सवाल करेंगे जितना बात पिछले क्लास में चर्चा की थी उसके ऊपर। कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम लोग को याद रखना है, कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम लोग को याद रखना है, इनका डेरिवेशन भी है। हम लोग कभी अगर समय मिलेगा तो इनका डेरिवेशन कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास याद रखना होता है, सबका डेरिवेशन भी है। मैं कई बार सिखाता हूं डेरिवेशन देना। इसका रीजन ये है कि डेरिवेशन जो है यहाँ का, ये आपको सिखाता है कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे लेते हैं इंटीग्रेट करके। हालांकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीखने के, फिजिक्स सीखने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है इनका डेरिवेशन। लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए पहले मैं शुरुआत में इसके जो महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे एग्जाम के लिए काम क्या है पहले वो कर लेंगे। लास्ट में कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। तो अब लोग यहां क्या करेंगे, बॉडी लिखेंगे और उसी बॉडी में ही उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर देंगे। ठीक है, तो हम आप हेडिंग डाल सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ऑफ डिफरेंट बॉडीज, और इन सब का डेरिवेशन है। अगर मैं एक एक का डेरिवेशन कराऊं तो कम से कम 2-3 क्लास लग जाए इसमें, सबका डिराइव करके निकाल देना है। करेंगे कभी अगर मौका मिला तो मैं करके या वीडियो बना के दिखा दूंगा, लेकिन अभी आज हम लोग खाली लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है रॉड का सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास रॉड है। मान लीजिए ये एक रॉड है और ये रॉड यहां रखा हुआ है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होता है, बीच में। ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का मास m है, लेंथ n है। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा, और इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी, या इसी को कहा जाता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और वो बेसिकली होता है m/n, मास बाय लेंथ। अच्छा, अभी मैंने कहा ना कि डेरिवेशन में करके दिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन का महत्व नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा महत्व है, जेई के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्व है। खास करके देखिए, जैसे ये रॉड है, इस रॉड को जो हम लोग लिखे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में होता है, यहां बीच में। अगर हम लोग इसको ओरिजिन माने ऐसे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो ये जो सेंटर ऑफ मास इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, L/2, 0। रॉड का थिकनेस नेग्लिजिबल होता है, L/2, 0। ये तभी होगा जब ये लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो, लैम्डा क्या हो, कांस्टेंट हो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं होगा, डिफरेंट होगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वही तरीका है, इंटीग्रेट करके। तो इसलिए मैं वो सिखाऊंगा आगे। अभी बस फिलहाल हम लोग सबका जो मेन बॉडीज है उनका जान लेते हैं। तो रॉड का कहां पे होता है, उसके सेंटर पे, मिडिल में। दूसरा चलिए रिंग का, दूसरा किसका, रिंग का। रिंग में अगर कंप्लीट रिंग है, ये है कंप्लीट रिंग। रिंग आप लोग समझते हैं ना, करा, जो करा है उसको आप रिंग समझिए। इस रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन अगर हाफ रिंग हुआ, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर पूछा जाए, ये ऐसे, अगर मैं इसको y एक्सिस कहूं और इसको x एक्सिस कहूं, तो ये जो हाफ रिंग है इसका अगर मास m कहा जाए और रेडियस r कहा जाए, तो इसका सेंटर ऑफ मास, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ, इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि इस एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड मास एक जैसा है, तो इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2r/π होता है। कितना होता है, 2r/π। आपसे कई बार डायरेक्ट सवाल ये पूछा सकता है कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है,
तो सेंटर से उसके 2r/π ऊपर होता है। अगर कभी ये वाला डिस्टेंस पूछ ले तो, ये वाला पूछ ले तो बता देंगे कितना होगा ये वाला डिस्टेंस? तो पूरा लेंथ होता है r, तो ये हो जाएगा r माइनस 2r/π। ठीक है, r। तीसरा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है डिस्क का। डिस्क तो दो होता है, एक होता है कंप्लीट डिस्क। अगर डिस्क क्या है? कंप्लीट है, ये से कंप्लीट डिस्क। अच्छा, डिस्क देखे आप लोग सीडी का कैसेट, सीडी पहले चलता था ना, उसका कैसेट जो होता है, मैं किसी दिन जब डिराइव करके दिखाऊंगा तो वो सब लेके आके दिखा भी दूंगा। सीडी या कैसेट इसका एग्जांपल है डिस्क। या रोटी पिज्जा, ये सब किसका एग्जांपल है? डिस्क का। डिस्क अगर कंप्लीट है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में सेंटर पे लाई करता है। लेकिन अगर डिस्क हाफ है, आधा डिस्क है ऐसा, फिर से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर ये डिस्क आधा है ऐसा, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से ऊपर यहां कहीं होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है 4r/3π। कितना होता है? अगेन अगर ये वाला डिस्टेंस पूछ दे तो निकाल देंगे ये वाला डिस्टेंस, r माइनस 4r/3π। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास। देखिए फिर आगे कुछ बॉडीज के बारे में बताता हूं। अगर आपसे स्फेयर का पूछ दिया जाए, देखिए जब भी स्फेयर लिखा रहे ना, इसका मतलब समझना है सॉलिड स्फेयर। स्फेयर का मतलब हमेशा क्या होता है? सॉलिड स्फेयर। और सॉलिड स्फेयर का मतलब, एग्जांपल बताइए, कॉर्केट बॉल, ड्यूस बॉल देखिए हो, उसको बोलते हैं सॉलिड स्फेयर। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये हम लोग का सॉलिड स्फेयर दिखाने का तरीका होगा। ठीक है, सॉलिड स्फेयर का सेंटर जो होगा ये इसके मिडिल में लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ये हाफ हुआ, इसको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड हेमीस्फेयर। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके सेंटर से 3r/8 यहां पे कहीं लाई करता है। 3r/8 ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 3r/8। ये है सेंटर ऑफ मास। r क्या है इसका? रेडियस। और अगर ये वाला डिस्टेंस पूछे फिर से, तो वाला डिस्टेंस कितना कहेंगे आप? r माइनस 3r/8, फिर कितना होगा? 5r/8। ठीक है, इसी तरह हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब ये कंप्लीट भी हो सकता है। अगर कंप्लीट है, कंप्लीट सेल को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, हैच नहीं करेंगे उसमें। कंप्लीट है तब तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में हो जाएगा यहां पे। लेकिन अगर हॉलो है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर होता है। कितना होता है? r/2। अब इस केस में ऊपर से भी i कितना हो जाएगा? r/2 ही हो जाएगा। r माइनस r/2 तो r/2 ही होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है। ठीक है, जगह नहीं है, आप लोग उसको लिखिए, फिर मैं कुछ और क्या बताऊंगा। देखिए, एक दो बॉडी और जिसको याद रखना है हम लोग को, वो है एक कोन। कोन का सेंटर ऑफ मास,
होता है, एक को बोलते हैं हॉलो कोन, ये है हॉलो कोन, हॉलो कोन। ये देखिए ये है y एक्सिस और ये है इसका x एक्सिस। इस कोन का रेडियस r होगा, इस कोन का हाइट कितना होगा h। इस हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होता है, सेंटर से h/3 हाइट ऊपर। कहां होता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर से h/3 ऊपर। टॉप से हाइट लिखना होगा तो h माइनस h/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2h/3। ये वाला अगर हाइट कभी पूछ दे तो कितना हो जाएगा h माइनस h/3, जो कि कितना होता है 2h/3। और आखिरी जो हम लोग को याद रखना है सातवां, वो है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन आप लोग जानते हैं। एग्जांपल होता है सॉलिड कोन का, वो आइसक्रीम का टिप जब उसमें आइसक्रीम भर दिया जाए, भरने से पहले हॉलो कोन, भरने के बाद तो उसको मैं ऐसे हैच करके दिखा। अच्छा, ये हैचिंग जो होता है ना, इसका भी एक प्रिंसिपल होता है। कभी आप आर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे हैचिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर ऐसे लाइन बनाया गया है तो ये 2D को डिनोट करता है, उस पे सीधा पैरेलल लाइंस, और अगर पैरेलली कर्व बना है तो वो 3D को डिनोट करता है। तो देखिए ऐसे मैंने ऐसे दिखा है। ये सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर से h/4 ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है h/4। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सर किसमें h/4 था, किसमें h/3 था। इसको याद रखने का ऐसा तरीका है सिंपल सा, कि सेंटर ऑफ मास तो उधर ही की तरफ होता है जिधर ज्यादा मास हो, और आपको सॉलिड कोन में नहीं लगता कि मास नीचे की तरफ बहुत कंसंट्रेट होगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास नीचे होता है। नीचे मतलब ये हाइट कम होगा, h/4 कम है कि h/3 कम है, h/4 कम है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है। अगर ऊपर से हाइट पूछ दे तो h माइनस h/4 कितना हो जाएगा 3h/4, 3h/4। अब इस पर डायरेक्ट सवाल तो बहुत कम ही चांस है पूछेगा, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। और वो इनडायरेक्ट सवाल कैसे पूछा जाता है हम लोग करेंगे। पहले इसको लिखिए, तो लोग इनडायरेक्ट सवाल पूछेंगे इस पर। एक और याद रखना है, ट्रायंगुलर प्लेट, इसको लैमिना भी कहते हैं। तो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे लाई करता है, और सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस को। मैथ्स में हम लोग को कुछ ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट पढ़ना होता है। एक होता है इन सेंटर, इन सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मीडियंस, मीडियन क्या होता है? मतलब इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ वह लाइन जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करे, इसको मीडियन कहते हैं। ऐसा ही इधर से भी मीडियन होगा, ऐसा ही इधर से भी होगा। तीनों मीडियन जहां पे मीट करता है उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं, और सेंट्रॉइड का सिंबल जी होता है, कैपिटल जी से लिखते हैं। बचपन में क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग। मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस को ही हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। देखो होता है सर्कम सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। तो इन ये चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो कहां पे होता है सेंटर ऑफ मास? सेंट्रॉइड पे। कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए सेंट्रॉइड पे होता है। बस एक बात ध्यान रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही पॉइंट होता है। और इसलिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल कहें कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज ऑन, तो सेंट्रॉइड भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर भी सही ऑप्शन हो जाएगा, सर्कम सेंटर भी सही ऑप्शन हो जाएगा, इन सेंटर भी सही ऑप्शन हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बस ये, बाकी किसी भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड एक पॉइंट। अब देखिए इन पर सवाल कैसे बनते हैं। जैसे मैं अगर एक सवाल लिखूं कि लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स, निम्नलिखित दिए गए सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास लिखिए। तो एक जैसे मान लीजिए हम ऐसा दे रहे हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने एक रॉड रख दिया है ऐसे,
इस रॉड का मास m है और लेंथ l, और एक रॉड मैंने y एक्सिस पर रख दिया है ऐसे। थिकनेस रॉड का क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, तो थिकनेस नहीं सोचना कि ये थिकनेस कितना हो गया। एक रॉड मैंने ऐसे रख दिया है, इसका मास 2m है और लेंथ तो m ही है, मास दोनों mm। इस सिस्टम का आपसे क्या पूछा जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा वो लिखिए, ये वाले रॉड का। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके मिडिल में। तो ये जो रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके मिडिल में, यहां। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, ये पॉइंट x एक्सिस पर है, तो इसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा। ये पूरा लेंथ l है, ये लेंथ कितना होगा, l/2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0। ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब आप इस रॉड को सिर्फ एक पॉइंट समझ सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट, जो कि कहां पर रखेंगे, l/2, 0 पे उसका मास है वो। फिर आप इस रॉड का सेंटर ऑफ मास लिखिए, इस रॉड के मिडिल में, यहां पे। इस रॉड का लेंथ कितना है, l, मतलब ये पूरा लेंथ l होगा, ये लेंथ कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ये y एक्सिस पर है, तो 0, l/2। अब इस रॉड के बदले भी आप एक पॉइंट दिखा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, अब आप इस रॉड को पूरा एक पार्टिकल समझ सकते हैं, जो कि यहां रखा हुआ है, इसका मास है। इस रॉड को भी यहां एक रखा हुआ पार्टिकल समझ सकते हैं। किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m1, इसका मास कितना है, m, इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, l/2, तो ml/2 प्लस m2x2, इसका मास कितना है, 2m, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 हो गया, बाय m1 प्लस m2, टोटल मास, इसका मास m, इसका मास 2m, कितना हो जाएगा, 3m। तो ये mm कटा, ये हो जाएगा l/6। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखिए उसी तरह फॉर्मूला, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2। m1 चलिए, इसका मास m है, y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, तो ये जगह 0, प्लस m2, इसका मास कितना है, 2m, और इसका y कोऑर्डिनेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ml हो जाएगा, बाय टोटल मास m प्लस 2m कितना हो जाएगा, तो m कटेगा, कितना हो गया। हेंस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, l/6, l/3। खूब ऐसा सवाल पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा और अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, देखिए ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक आपको क्या दे दे, कोन दे दे, और एक इस तरह से इसमें हेमिस्फीयर है, सॉलिड कोन है, ऐसा कोन है, सॉलिड कोन, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर, ये सॉलिड कोन है, जिसका जो हाइट है, एक्सिस जो बना देता हूं मैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। इस सॉलिड कोन का जो हाइट है वो 4r के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस है, और इसका जो रेडियस है वो तो r ही है, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, आप समझ सकते हैं कि ये एक टॉय है, ये खिलौना है, लट्टू समझ सकते हैं, लट्टू ऐसा ही होता है, उल्टा लट्टू दिखाया है मैंने, ये एक लट्टू है, ठीक है। अब ऊपर नीचे का मटेरियल भी सेम ले सकते हैं, तो मटेरियल सेम कहेगा तो डेंसिटी सेम लिखेंगे, रो, और अगर डेंसिटी अलग अलग कहेगा तो अलग अलग भी कह सकते हैं। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं। इसका डेंसिटी हम लोग रो कह दे रहे हैं, इसका डेंसिटी 2 रो कहते हैं। जान के हम डेंसिटी किए ताकि हम देखना चाहते हैं कि 10th में कितने लोग पाप किए हो, कितने लोग पुण्य करके आए हो, 10th का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। चलिए इस सिस्टम का हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कोन का। ये कोन आप लोग को दिख रहा है, कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, अभी हम लोग लिखे थे, उसके सेंटर से h/4 ऊपर, ध्यान रखिए कहां से, सेंटर से h/4 ऊपर, यहां कहीं होगा, यहां होता है सेंटर ऑफ मास का, बोलो होता है ना जी,
कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिएगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये किस पे रखा हुआ है? वाई एक्सिस पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये होता है h/4, तो h/4 लिखेंगे। लेकिन h का वैल्यू कितना है? 4r/4 कितना हो जाएगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो गया? 0, अभी चलिए सॉलिड हेमिस्फीयर का, यही वाई एक्सिस है, इसी लाइन पे होगा। अब याद कीजिए सॉलिड हेमिस्फीयर का कहां होता था? 3r/8 पे। पीछे पलट के देखो, याद रखना है कहां पे होता है? 3r/8। कहां पे से 3r/8? सेंटर से, सेंटर से। कहां से? और सेंटर किसको बोलते हैं? इसको। यहां से 3r/8 मतलब यहां होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, -3r/8, क्योंकि ओरिजिन की किधर है? नीचे। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है? इस पूरे कोन के बदले एक पॉइंट समझ लीजिए, इस हेमिस्फीयर के बदले एक पॉइंट समझ लीजिए। अब चलिए इस कोन का मास लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो मास का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो चलिए इस सॉलिड कोन का मास, इसको m1 कह देते हैं। मास का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और कोन का वॉल्यूम कितना होता है? पापियों 4/3 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू रो। और h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4r। तो 4 यहां आ गया, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ऐसा हो जाएगा। आगे चलिए, यहां चलिए, इसका लिखिए मास, इस सॉलिड हेमिस्फीयर इसका मास m2 लिखेंगे। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका डेंसिटी कितना है? 2 रो, ध्यान रखिएगा। लिखिए इसका मास m2। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब इनटू 2 रो। 3 2 2 जा 4/3 पाई r क्यूब हो गया इनटू रो। और ये दो तो सेम ही है ना, इस पूरे वैल्यू को m मान लो सिर्फ, तो ये भी कितना हो गया? m। अब फॉर्मूला लगाइए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या है? तो m1 x1 हो गया 0 प्लस m2 x2 0। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0। y कोऑर्डिनेट लिखिए, m1 x1 सॉरी m1 y1 m into r प्लस m2 y2 m into -3r/8, तो m into 3r/8, तो माइनस में हो गया भाई। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि कोऑर्डिनेट माइनस था। माइनस क्यों हो गया? कोऑर्डिनेट माइनस था। बाय फॉर्मूला में क्या होता है? नीचे m1 प्लस m2, देखिए यहां लिखे थे m1 प्लस m2, तो m प्लस m कितना हो जाएगा? 2 है। तो पहले ये 8 यहां चला गया, 8 माइनस 3mr कितना हो जाएगा? 5mr/8, mm कट जाएगा और 8 नीचे, तो 5r/16 हो जाएगा। y पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास फाइनली कहां होगा इसका? देयरफॉर सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? 0, 5r/16। इस तरह से सवाल बनते हैं। अब ये मत उम्मीद रखिएगा कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास जान लिए तो डायरेक्ट पूछ लेगा। इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ बात ऐड करके पूछेगा। ऐसे हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, किसी हेमिस्फीयर में से कोन को निकाल लेंगे। अभी तो हम ऐड ना किए हेमिस्फीयर और कोन को, निकाल के भी निकाल सकते हैं, डिस्क में से छोटा डिस्क निकाल लेंगे। तो इन सब तरह के सवाल अगली क्लास में इसमें और कराऊंगा सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।